नरेंद्र मोदी तीसरी बार कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण में जाएंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ तमाम कैबिनेट भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेगा। लेकिन दो चरण पहले जो चुनाव हुए 2014-2019 उसमें ये थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि इस बार जो है कोalition की सरकार बनने जा रही है, जिसमें टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बहुत अहम भूमिका निभाने जा रही है। लेकिन जमाते इस्लामी हिंद क्या सोचती है? सैयद सदतुल्ला हसनैनी साहब हमारे साथ में हैं, जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट हैं। सर, कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम यह समझते हैं कि बीजेपी को एक और अवसर मिला है, लेकिन यह अवसर एक स्ट्रॉन्ग संदेश के साथ, मैसेज के साथ मिला है। भारत के इलेक्टोरेट ने इस इलेक्शन के ज़रिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया है। मैसेज ये है कि भारत की आवाम नफ़रत की सियासत को पसंद नहीं करते, कम्युनल पोलराइजेशन की सियासत को पसंद नहीं करते, लोगों को बांटने की और किसी तबके को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, किसी को भी समाज से अलग थलग कर देने की सियासत, इन सब को भारत की आवाम पसंद नहीं करते। मंदिर मस्जिद की सियासत, इसको आवाम रिजेक्ट करते हैं। ये संदेश इस इलेक्शन के ज़रिए आवाम ने डिलीवर किया है। हम समझते हैं कि गुज़िश्ता जो टर्म रही है उसमें बीजेपी के 3 बड़े ब्लंडर्स रहे हैं। ब्लंडर नंबर 1 उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स है, हेट पॉलिटिक्स है। ब्लंडर नंबर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज, ईडी, सीबीआई वगैरह का मिसयूज़ है। और ब्लंडर नंबर 3 वो क्रोनी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की दौलत चंद हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो रही है और आवाम की गुर्बत बढ़ रही है। तो हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो इन तीनों ब्लंडर्स के ख़िलाफ़ मैसेज है। तो प्रधानमंत्री से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस मैसेज को समझेंगे। उन्होंने कल कहा कि अब वो बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार हैं और ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लेंगे। तो हमारा मुतालबा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बोल्ड डिसीजन उनको यही लेना चाहिए कि ये 3 ब्लंडर्स वो आइंदा रिपीट नहीं करेंगे और अपनी आने वाली सरकार को इन 3 गोया गलतियों से पाक करेंगे। लेकिन क्या अगर जमाते इस्लामी हिंद के पास न्योता आता है कल शिरकत करने का, तो जमाते इस्लामी हिंद के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वहाँ? बहरहाल वो तो सब इमेजिनरी सवालात हैं। न्योता आएगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक तो नहीं आया हमारे पास कुछ। अच्छा, इस्लाम खासतौर पे मुस्लिम आरक्षण की बात करें, मुस्लिम आरक्षण को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की है, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में मुस्लिम आरक्षण कंटिन्यू रह सकता है या आगे और इस पर बातचीत होगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमान भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं और समाज में जो भी पीछे रह गए हैं, डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो चुके हैं, सोशली बैकवर्ड हो चुके हैं, उनको ऊंचा उठाना, उनके लिए अवसर प्रोवाइड करना, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेलफेयर स्टेट का यही कंसेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो अगर मुसलमान पीछे हैं किसी जगह और हैं वाकई, तो उनको ऊपर उठाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस लेना पड़े तो लेना भी चाहिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, हमारा मुल्क एक फेडरल मुल्क है, स्टेट्स को आज़ादी दी गई है। तो अगर कोई स्टेट ये समझता है कि वहाँ मुसलमानों को या किसी भी तबके को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो वो स्टेट का हक़ है और उस हक़ को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन यूसीसी, सीए, एनआरसी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार आई, 2019 के बाद बड़े प्रदर्शन हुए। ऐसे में अब जो गवर्नमेंट है, सीए के बाद यूसीसी, एनआरसी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के आपको लगता है क्या सोचते हैं? बहरहाल अब ये जो मैंडेट मिला है उससे तो साफ जाहिर होता है कि अवाम ने यह ऐलान किया है कि हम इस तरह के जितने डिवाइसिव एजेंडा है उसको हम अप्रूव नहीं करते। अब ये जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एनडीए की गवर्नमेंट है। और एनडीए में जो अलाइड पार्टीज़ हैं, पार्टनर्स हैं, उन्होंने खुलकर इन सब मुद्दों पर बीजेपी की और रूलिंग पार्टी की मुखालफत की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि आवाम ने बहुत क्लियर मैसेज डिलीवर किया है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल और डिवाइसिव एजेंडा आइटम्स को वो पसंद नहीं करते। तो बनने वाली सरकार को आवाम के इस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और जो अलाइड पार्टीज़ हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनडीए का कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएं, जिसमें जो एग्रीड अपॉन
और कंसेंशुअल आइटम्स हैं वो शामिल रखें और ऐसे सारे डिवाइसिव एलिमेंट्स से उस एजेंडे को पाक रखें। आखिरी सवाल है मेरा कि इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि मुसलमानों की भागीदारी खासतौर पर रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कम थे, पार्टियों ने उनके ऊपर कम फोकस किया, खासतौर पर कांग्रेस गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो या फिर दूसरी और पार्टियां? जी, वो तो बिल्कुल जाहिर है, एविडेंट है कि जो मुल्क की आबादी के मुसलमानों की आबादी के मुकाबले में जो बने हैं इलेक्ट हुए हैं एमपीज़ वो भी काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है, यानी कोई रेशियो नहीं है। 15-16% मुसलमान हैं और जो जीत के आने वाले लोग हैं वो 5% भी नहीं है। और कैंडिडेट्स में भी ये तनासुब बहुत कम रहा है, रेशियो बहुत कम रहा है। बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो सीट्स दिए हैं उसमें विनेबिलिटी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा रही है। समाजवादी पार्टी में 100% कैंडिडेट्स जीते हैं, कांग्रेस में उनका जो नॉर्मल विनिंग एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम विनिंग एवरेज है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में विनिंग एवरेज बहुत ज़्यादा है। तो इससे मालूम होता है कि टिकट्स ही बहुत कम दिए जा रहे हैं। तो ये सेकुलर पार्टीज़ के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का मौका है कि अपनी वैल्यूज़ पर जो उन्होंने सीरियस कंप्रोमाइज़ किया है और जो रिलक्टेंस और तजब्जुब का रवैया जिसका उन्होंने इजहार किया है उसने उनको नुकसान पहुंचाया है। अगर वो ज़्यादा बोल्डली आते तो भारत की आवाम उनको और ज़्यादा डिसाइसिव मैंडेट देते। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली।